आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतर रहे हैं जिसे शायद हम सबने देखा है, जिसके गाने मुझे लगता है सबको याद है और जिसका क्लाइमैक्स आज भी आंखों में नमी ले आता है। कहानी है बजरंगी भाईजान की। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी दोहराने नहीं वाले। हमारे पास जो स्रोत हैं, फिल्म के लेखक के इंटरव्यू, कुछ क्रिटिकल रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इतनी सीधी सादी कहानी बिल्कुल। कैसे एक राष्ट्रीय और कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक घटना बन गई। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि इस कहानी में ऐसा क्या जादू था जिसने दिलों को और सरहदों को दोनों को एक साथ पिघला दिया। बिल्कुल। और ये फिल्म सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। अच्छा। ये पूछती है कि क्या अच्छाई और मासूमियत आज भी सबसे बड़ी ताकत है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब हमें सिर्फ कहानी के अंदर नहीं मिलता, बल्कि कहानी के बाहर इसके बनने की प्रक्रिया और दुनिया भर में इसका जो असर हुआ उसमें मिलता है। तो चलिए सतह के नीचे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के दिल से। पवन कुमार चतुर्वेदी यानी हमारे बजरंगी। पर्दे पर तो वो हमें एक भोला भाला हनुमान भक्त और सच का पुजारी दिखता है। लेकिन हमारे एक स्रोत से, जो फिल्म के लेखक वी विजेंद्र प्रसाद का एक इंटरव्यू है, एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? ये किरदार पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। इसकी प्रेरणा उन्हें एक असल जिंदगी की घटना से मिली थी। ओह अच्छा। हाँ, जब वो एक पाकिस्तानी परिवार से मिले थे जो अपने बच्चे के इलाज के लिए भारत आए थे। उन्होंने उस परिवार की आंखों में जो उम्मीद और बेबसी देखी, उसी ने बजरंगी के किरदार की नींव रखी। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि बजरंगी का किरदार हवा में नहीं बना है। वो एक आदर्श जरूर है, लेकिन उसकी जड़ें असल इंसानियत में हैं। सही बात है। वो नहीं बनाया। वो कोई सिंगम या दबंग नहीं है जो सिस्टम को तोड़फोड़ कर बदल दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिस्टम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, बार बार हारता है, लेकिन अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता। ये किरदार इस विचार पर टिका है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहुबल नहीं, बल्कि नैतिक बल है। लेकिन क्या ये किरदार कुछ ज्यादा ही भोला और एकाआयामी नहीं लगता? आज की दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलता, क्या वो सच में टिक सकता है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और कई क्रिटिक्स ने ये उठाया भी था। हमारे एक स्रोत में, जो एक पाकिस्तानी अखबार डॉन का रिव्यू है, उसमें यही लिखा था कि फिल्म समस्याओं को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। ये एक फील गुड कहानी तो है, लेकिन भारत पाकिस्तान की जो कड़वी राजनीतिक सच्चाइयां हैं उनको नजरअंदाज कर देती है। लेकिन मेरे ख्याल से यही फिल्म का मकसद था। अच्छा। निर्देशक कबीर खान का कहना था कि वो एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक मानवीय कहानी बनाना चाहते थे। पवन का भोलापन दरअसल कहानी का एक फिल्टर है जी, जो हमें नफरत और राजनीति के शोर से दूर सिर्फ इंसानियत पर फोकस करने में मदद करता है। और यही फोकस तब और गहरा हो जाता है जब मुन्नी की सच्चाई सामने आती है ना? अभी तक पवन के लिए ये सिर्फ एक खोई हुई बच्ची की मदद करने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन फिर दो ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस सीधी साधी कहानी को धर्म और राष्ट्रीयता के जटिल सवाल में बदल देती हैं। हाँ बिल्कुल। पहला, जब मुन्नी छुपके से पड़ोस में जाके चिकन खा लेती है, जो पवन के कट्टर शाकाहारी ब्राह्मण परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। और दूसरा, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान मुन्नी पाकिस्तान की जीत पर खुशी से झूम उठती है और टीवी पर दिख रहे पाकिस्तानी झंडे को चूम लेती है। यहीं पर निर्देशक कबीर खान की सबसे बड़ी खूबी दिखती है। आप शो डोंट टेल वाली तकनीक की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। मुन्नी की पहचान बताने के लिए कोई भारी भरकम डायलॉग या भाषण नहीं है, सिर्फ दो छोटे विजुअल संकेत, खाना और क्रिकेट। हाँ। ये दर्शकों को सीधे कहानी के इमोशनल कोर से जोड़ता है, बिना किसी उपदेश के। हमें पता चलता है कि ये बच्ची सिर्फ खोई हुई नहीं है, वो दूसरी तरफ की है। और यहीं से पवन का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब ये सिर्फ एक इंसान की मदद करने का सवाल नहीं है, नहीं, बल्कि दुश्मन देश के एक नागरिक की मदद करने का सवाल है। और इसी इम्तिहान में पवन एक ऐसा फैसला लेता है जो कहानी को एक मिशन में बदल देता है। वो ऐलान करता है, मैं इस बच्ची को उसके घर छोड़ के ही आऊंगा, चाहे पाकिस्तान जाना पड़े। लेकिन यहां भी उसकी ईमानदारी आड़े आती है। वो एजेंट्स और दलालों को साफ मना कर देता है और यहीं से उसका संघर्ष सिस्टम के खिलाफ शुरू होता है। वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, दूतावास में उसे बेइज्जत किया जाता है। और यहाँ फिल्म एक बहुत बड़ा कमेंट करती है। वो दिखाती है कि कैसे दो देशों के बीच की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी ने दीवारों को इतना ऊंचा कर दिया है कि एक नेक काम करना भी नामुमकिन सा लगता है। सही बात है।
वीजा ऑफिसर का सवाल, आप क्यों जाना चाहते हैं पाकिस्तान? अपने आप में सब कुछ कह देता है, जैसे वहां जाना ही अपने आप में एक गुनाह हो। बिल्कुल। और जब सारे आधिकारिक रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां आम लोग सिस्टम को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो बॉर्डर पार करने वाला सीन, पहली कोशिश में वो पकड़ा जाता है, उसे बुरी तरह पीटा जाता है और वापस भारत की तरफ धकेल दिया जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता। दूसरी बार गांव वालों की मदद से वो एक सुरंग के रास्ते आखिरकार मुन्नी के साथ पाकिस्तान पहुंच ही जाता है। और ये सीन ना सिंबॉलिक है। ये दिखाता है कि जब सरकारें और व्यवस्थाएं इंसानियत के आड़े आती हैं, तो आम लोग ही एक दूसरे की मदद का रास्ता खोजते हैं। सीमा के दोनों तरफ के आम लोग राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान पहुंचकर कहानी में एक ऐसा यादगार किरदार आता है जो इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। चाँद नवाब। मुझे ये किरदार हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है, क्योंकि वो कहानी के ह्यूमर और दिल दोनों को एक साथ लाता है। एक स्ट्रगलिंग रिपोर्टर जो पहले तो इसे एक मसालेदार खबर समझता है। और मजे की बात यह है कि चांद नवाब का किरदार भी असल जिंदगी से प्रेरित है। अच्छा? हाँ, पाकिस्तान के एक असली रिपोर्टर हैं चांद नवाब, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ईद पर रिपोर्टिंग करते हुए बार बार लोगों के आने जाने से परेशान हो रहे थे। हाँ, मैंने देखा है वो वीडियो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उस किरदार की बॉडी लैंग्वेज और फ्रस्ट्रेशन को इतनी खूबसूरती से उठाया कि असली चांद नवाब रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गए। कमाल है। ये एक दुर्लभ मामला है जहां सिनेमा सिर्फ असल जिंदगी से प्रेरणा नहीं लेता, बल्कि उसे बदलकर और बड़ा बना देता है। तो चांद नवाब, जो पहले सिर्फ अपनी स्टोरी के पीछे भाग रहा था, वो धीरे धीरे बजरंगी के मकसद का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी पुलिस पवन को एक भारतीय जासूस, मतलब रॉ एजेंट समझने लगती है। और यहाँ कहानी उस दौर की जासूसी की आशंकाओं को छूती है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है, और दोनों देशों के बीच तनाव के चलते यह शक बहुत स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पवन भागने या छिपने से इनकार कर देता है। वो हर जगह सच बोलता है, और यही सच उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कोई यकीन ही नहीं करता। कोई उसकी कहानी पर यकीन ही नहीं करना चाहता। और यहीं पर चांद नवाब का किरदार एक सिनिक से एक कैटलिस्ट में बदल जाता है ना। जब उसे एहसास होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस कहानी को नहीं दिखाएगा, तो वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है। वो बजरंगी और मुन्नी की यात्रा का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है। यह आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार है, सोशल मीडिया। जब पारंपरिक दरवाजे बंद हों, तो लोगों तक पहुंचने का एक नया रास्ता है। और वीडियो वायरल हो जाता है। धीरे धीरे पहले पाकिस्तान में और फिर भारत में लोगों को सच्चाई पता चलने लगती है। ये दिखाता है कि जब सच लोगों के दिलों तक पहुंचता है, तो वो सरकारों और सिस्टम पर दबाव बना सकता है। और इसी बीच लंबी खोज और मुश्किलों के बाद मुन्नी की यादों के सहारे वे आखिरकार कश्मीर में उसका गांव ढूंढ ही लेते हैं। वो पल जब मुन्नी अपनी माँ को देखती है और दोनों रोते हुए गले मिलते हैं, वो शायद हिंदी सिनेमा के सबसे भावुक पलों में से एक है। मिशन पूरा हो गया। लेकिन कहानीकार यहीं पर एक और दांव खेलते हैं। जैसे ही पवन अपना वादा पूरा करता है, उसी पल पाकिस्तानी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी अच्छाई का इनाम उसे जेल और टॉर्चर के रूप में मिलता है। ये फिल्म का सबसे स्याह हिस्सा है, जहां ऐसा लगता है कि अच्छाई हार गई। बिल्कुल। लेकिन असल में यहीं से लोगों की आवाज सबसे बुलंद होती है। बिल्कुल। चांद नवाब की रिपोर्टिंग रंग लाती है। पूरे पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आती है। उनका एक ही नारा होता है, ये जासूस नहीं, इंसान है, इसे छोड़ो। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, नहीं, भारत में भी लोग उसके लिए आवाज उठाने लगते हैं। यहाँ फिल्म एक बहुत ही कह सकते हैं आशावादी तस्वीर पेश करती है। ये कहती है कि दोनों देशों के आम लोगों के दिलों में नफरत नहीं है, ये सिर्फ राजनीति है जो हमें बांटती है। जनता के दबाव में आके दोनों देशों की सरकारों को झुकना पड़ता है और पवन को सम्मान के साथ रिहा करने का फैसला होता है। और ये हमें कहानी के उस आखिरी प्रतिष्ठित दृश्य तक ले जाता है। वाघा बॉर्डर, नफरत और बंटवारे का सबसे बड़ा प्रतीक। एक तरफ हजारों हिंदुस्तानी, दूसरी तरफ हजारों पाकिस्तानी। पवन को भारतीय सीमा की ओर भेजा जाता है। वो धीरे धीरे चुपचाप चल रहा है, और तभी पीछे से मुन्नी दौड़ती हुई आती है, और पूरी जिंदगी में पहली बार उसकी आवाज निकलती है। वो चीखती है, मामा। ये एक चमत्कार जैसा है। और ये चमत्कार कहाँ होता है? उस जगह पर जिसे दो देशों को अलग करने के लिए बनाया गया है। सही। ये प्यार की आवाज है,
जो तोपों और बंदूकों की आवाज से कहीं ज्यादा बुलंद है। उसे एक पल में जब दोनों देशों की जनता मिलकर गेट खोलने के लिए नारे लगाती है और पवन मुड़कर मुन्नी को गले लगाता है, तो सारी सरहदें, सारे धर्म, सारे भेद सब मिट जाते हैं। सब मिट जाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? स्रोत हमें साफ बताते हैं, इंसानियत किसी भी धर्म या देश से बड़ी होती है। लेकिन मुझे एक और बात हैरान करती है, और वो है इस फिल्म की चीन में जबरदस्त कामयाबी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। हमारे स्रोतों के अनुसार इस फिल्म ने चीन में भारतीय फिल्मों के लिए नए दरवाजे खोल दिए और वहां दंगल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है। चीन का भारत पाकिस्तान के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहां ये फिल्म इसलिए चली क्योंकि इसकी कहानी यूनिवर्सल है। एक मासूम बच्ची का अपने घर जाने का संघर्ष और एक भले इंसान का उसे घर पहुंचाने का निस्वार्थ संकल्प, ये एक ऐसी भावना है जिसे समझने के लिए आपको किसी खास संस्कृति या राजनीति को जानने की जरूरत नहीं है। ये फिल्म की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसने बिना किसी भाषण के दुनिया को दिखाया कि भारतीय कहानियों का दिल कितना बड़ा हो सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे बजरंगी भाईजान सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा संदेश देती है। एक अकेले सच्चे इंसान का संकल्प पहाड़ भी हिला सकता है और नफरत की दीवारों को भी गिरा सकता है। और ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। फिल्म में एक व्यक्ति का निस्वार्थ प्रेम दो देशों के लोगों के दिलों को जोड़ देता है। लेकिन असल दुनिया में जहां ऐसी कहानियां सिर्फ अपवाद लगती हैं, क्या कला सच में राजनीति पर हावी हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या एक फिल्म से पैदा हुई अच्छी भावना असल दुनिया के जटिल और कड़वे सच को बदल सकती है, या ये सिर्फ 3 घंटे का एक खूबसूरत सपना बनकर रह जाती है, जिसके बाद हम फिर उसी नफरत भरी हकीकत में जाग जाते हैं?